नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम संसद हमारा विषय चल रहा था। संसद में हमने राज्यसभा, लोकसभा और संसद की कुछ जो व्यवस्थाएं थी, कुछ नियम थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम संसद के सत्र पढ़ेंगे। संसदीय सत्र। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कितने सत्र होते हैं भाई? 3 होते हैं। और ये 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बजट सत्र। संसद का दूसरा जो सत्र होता है वो होता है आपका मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र। और एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, दूसरा ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र अमूमन फरवरी से मई तक। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार में जनवरी से मई तक है भाई, लेकिन ये अमूमन फरवरी से मई तक बजट सत्र होता है भारत में। ग्रीष्मकालीन जो सत्र होता है वो जुलाई से लेकर अगस्त, कई बार सितंबर तक, अगस्त या सितंबर तक भारत में ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र अमूमन नवंबर दिसंबर में भारत में कौन सा सत्र भाई? तो शीतकालीन सत्र संसद का होता है। तो संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र अमूमन फरवरी से मई तक चलता है और ये संसद का सबसे बड़ा सत्र माना जाता है। सबसे बड़ा सत्र है और ये लगभग 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूरा होता है। 2 चरणों में पूरा होता है बजट सत्र। संसद का सबसे बड़ा सत्र माना जाता है और ये सबसे छोटा सत्र है। सबसे छोटा सत्र माना जाता है। तो सबसे बड़ा बजट सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है भाई। बजट जो संसद के 2 सत्र होते हैं, 2 सत्रों में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी संसद के 3 सत्र होते हैं। इनमें विशेष बात यह है कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसमें 6 माह से ज़्यादा का समय या अंतराल नहीं होना चाहिए। ये जरूरी बात है भाई। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। तीनों सत्रों के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है। संसद जो सत्र होते हैं इनको जो संबोधन देने का काम है, सबसे पहले सत्र आहूत करने का, सत्र आहूत यानी सत्र बुलाने का काम कौन करता है? उसके बाद में संबोधन देने का काम कौन करता है? और सत्रावसान यानी सत्र को अगर समाप्त करना हो तो ये तीनों कार्य ही कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं तीनों कार्य। यानी सत्र बुलाने का काम, प्रथम जो सत्र होता है उसको अनिवार्य रूप से, ये ध्यान रखेंगे भाई, इसको क्या करते हैं? पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। बजट सत्र को राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो प्रथम सत्र होता है उसका, वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है भाई? संबोधन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सत्र बुलाने का, संबोधन करने का और सत्रावसान ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और मान लीजिए संसद की किसी कार्रवाई को स्थगन करना हो तो ये पीठासीन अधिकारी करेगा, जिसको आप
अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में जानते हैं। तो ये कुछ छोटी शब्दावलियां हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सत्राहूत सत्रावसान संबोधन राष्ट्रपति करते हैं, स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके 3 सत्र थे संसद के। बजट सत्र, सबसे बड़ा सत्र सैंडविच सत्र के नाम से जाना जाता है, 2 चरणों में पूरा होता है, अमूमन फरवरी से मई तक चलता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको संबोधन दिया जाता है क्योंकि वर्ष का पहला सत्र होता है भैया। और ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, कई बार सितंबर तक भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर अगस्त तक की माने। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में सबसे छोटा सत्र होता है। और संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में और बात करें भाई संसद सदस्यों की, संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता, इसके बारे में भी देख लें। इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? अनुच्छेद 102 के अंतर्गत। तो सबसे पहले निर्हरता या अयोग्यता किन कारणों से की जाती है, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि संसद सदस्य रहते हुए अगर किसी सदस्य ने लाभ का पद धारण कर लिया हो, लाभ का पद क्या कर लिया हो? धारण कर लिया हो, तो अयोग्य हो सकता है। इसके अलावा लाभ का पद में ध्यान रखेंगे भाई, मंत्री का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता है। तो संसद सदस्य रहते हुए अगर लाभ का पद धारण कर लिया हो तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 102 के अंतर्गत। और बात करें तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता यानी भारत का नागरिक नहीं रहा हो, भारत का नागरिक नहीं रहने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। इसके अलावा विकृत का व्यक्ति, इसके अलावा दिवालिया घोषित व्यक्ति या संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं उसका उल्लंघन, या फिर अनुच्छेद 102 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दल बदल करने पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत। संसद सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 102 में कहा गया है। कारण प्रमुख ये हैं कि अगर कोई संसद सदस्य रहते हुए लाभ का पद धारण कर लेता हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर उसने ग्रहण कर ली हो यानी भारत का नागरिक नहीं रहा हो, विकृत का व्यक्ति रहा हो, दिवालिया घोषित व्यक्ति हो, संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन उसने किया हो, दल बदल करने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है अनुच्छेद 102 के अंतर्गत। दल बदल करने पर आपको पता है भारतीय संविधान ने 52वां संविधान संशोधन 1985 पारित किया है भाई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित ही है, 1985 पारित किया है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि किसी दल के 1/3 सदस्य या इससे ज़्यादा अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो वह दल बदल नहीं होगा। 1/3 सदस्य या इससे अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो वह दल बदल नहीं होगा। और इसके अलावा आपको पता है कि 91वां संविधान संशोधन संसद ने पारित किया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये पारित किया। तो इसके अंतर्गत 1/3 सदस्य के स्थान पर कर दिया 2/3 सदस्य अगर क्या करते हैं, दल बदल करते हैं, 2/3 सदस्य इससे अधिक सदस्य किसी दल के दल बदल करते हैं तो वह दल बदल नहीं क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। दल बदल संबंधी जो शिकायत होती है, शिकायत
किसको की जा सकती है? तो जो संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास में शिकायत की जा सकती है और वो फिर इनको अयोग्य घोषित कर सकता है। अगर कोई विषय राष्ट्रपति के सम्मुख दल बदल से संबंधित या कोई भी निर्योग्यता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित कोई भी विषय राष्ट्रपति के सम्मुख राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाता है, कोई भी विषय कहाँ जाता है भाई? राष्ट्रपति के पास में जाता है, तो राष्ट्रपति का विनिश्चय क्या होगा? अंतिम होगा, यानी इसको कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में। अनुच्छेद 103 सब क्लोज 1 में ये बात कही गई है कि निर्योग्यता या निर्हरता, अयोग्यता से संबंधित कोई भी विषय अगर राष्ट्रपति के सम्मुख निर्देशित किए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया विनिश्चय क्या होगा? अंतिम होगा। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और इसमें यह भी कहा गया है, 103 जो सेकंड पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य करने से पहले चुनाव आयोग से क्या लेगा? राय लेगा। चुनाव आयोग से राष्ट्रपति क्या लेगा? निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उस राय के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। उस राय के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये भी आपको दल बदल से संबंधित, ये जो संसद सदस्य हैं उनकी निर्योग्यता या निर्हरता के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे हम बढ़े भाई, अब हम देखते हैं संसद के प्रमुख कार्य। संसद के प्रमुख कार्य, तो संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो संसद के प्रमुख कार्यों में पहला आता है भाई, संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। कानून निर्माण करना, संसद के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं वो उसमें पहला आता है कानून निर्माण करना। तो कानून निर्माण तब किया जाएगा जब इसके लिए सदन में क्या लाया जाएगा भाई? किसी सदन में बिल लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बिल लाया जाता है। अगर बिल कोई मंत्री लाता है, किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी बिल कहलाएगा, सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर बिल किसी साधारण सदस्य द्वारा लाया जाता है, किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है तो वह निजी विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निजी विधेयक, या कह सकते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। तो कानूनों का निर्माण करने का काम है भाई संसद का। संसद में कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले बिल लाया जाता है। अगर बिल मंत्री लाता है तो वह सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर किसी साधारण सदस्य के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो वो निजी विधेयक कहलाएगा। इसको गैर सरकारी विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। इन विधेयकों पर फिर सदन में चर्चा होती है, चर्चा बहस होती है, मतदान की स्थिति भी आती है भाई कई बार। तो उसके पश्चात संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है बारी बारी से, लोकसभा और राज्यसभा में। और पारित होने के पश्चात ये कहाँ जाता है? हस्ताक्षर होने के लिए राष्ट्रपति के पास में। कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति देता है तो कोई भी जो बिल होता है, विधेयक होता है, वो कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है और इसके 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। फर्स्ट वाचन जिसमें बिल के जो उद्देश्य होते हैं, बिल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जाता है। बिल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जाता है। सेकंड जो वाचन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है सेकंड वाचन। इसमें जो बिल के सेशन होते हैं उन पर विस्तार से चर्चा होती है। विस्तार से क्या होती है? चर्चा होती है। और जो थर्ड होता है वाचन, उसमें बिल को पारित किया जाता है। बिल को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। तो
भारत में जो संसद है उसके प्रमुख कार्य हैं कानूनों का निर्माण करना, क्योंकि व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है भारत की संसद। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद में अगर हम दूसरी बात करें, संसद की जो दूसरी शक्ति है संविधान संशोधन करने की शक्ति, संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की हमने दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ग्रहण की है। तो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, इसका जो उल्लेख है आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं या बिल होते हैं की बात है, विधेयक या बिल किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित जो भी कोई विधेयक होता है, कोई भी बिल होता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और एक और बात विशेष ध्यान रखेंगे आप, संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, उनको लेकर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाकी ये बशर्ते रखे जा सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और इस प्रक्रिया का उल्लेख है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। वैसे संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से भाई? एक तो जो विशेष प्रक्रिया होती है कि संसद की बजाय सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विशेष बहुमत कहलाता है। भाई ये विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ज़्यादातर जो संविधान संशोधन होते हैं इसी प्रक्रिया से होते हैं। अधिकतर संविधान संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं। विशेष बहुमत होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत सदन की विशेष बहुमत की प्रक्रिया कहलाती है। अधिकतर जो संविधान संशोधन होते हैं वो इसी प्रक्रिया से होते हैं। जैसे मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो, मूल अधिकारों में परिवर्तन, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में, और प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो इसी प्रक्रिया के तहत ये कामकाज किया जाता है। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दूसरी किस प्रकार की आती है? ये पहली तो हो गई भाई विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से, और दूसरी है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन,
आधे राज्यों का अनुमोदन, यानी ये प्रक्रिया तो होगी सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत या उपस्थित हुए मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना। प्लस में क्या जुड़ जाएगा, आधे राज्यों का अनुमोदन। भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो 14 राज्य अगर उस बिल को अनुमोदित करते हैं, उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देते हैं, तभी जाकर वो पारित माना जाएगा। थोड़ा जटिल काम है ये। तो इसके अंतर्गत आपको पता है जो आते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो निर्वाचन संबंधी जो बातें आती हैं वो इसके अंतर्गत ही की जाती हैं। अगर आपको पता है पंचायती राज नगर पालिकाओं, इनको अगर संवैधानिक दर्जा देना हो तो ये भी किसके अंतर्गत दिया गया, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा दिया गया था भाई। तो ये प्रक्रिया ध्यान में रखेंगे आप। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है, संसद को दी गई है। और संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं, जो 24वां संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। अनिवार्य रूप से क्या देगा, स्वीकृति देगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे। इनको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी। उसके बाद में आगे हम बात करें तो संसद में जो तीसरा काम अगर आप देखना चाहें, संसद में बजट प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। संसद में बजटीय प्रक्रिया, संसद में बजटीय यानी बजट की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, बजट किस प्रकार से रखा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अग्रिम वर्ष के आय और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। संसद में क्या करेगा, रखवाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अभी अगर बजट वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति संसद के सदनों में रखवाएगा, अनुच्छेद 112 में ये बात कही गई है। और बात करें बजटीय प्रक्रिया के बारे में तो बजट प्रक्रिया 7 चरणों में, कितने चरणों में, 7 चरणों में संसदीय स्वीकृति के बाद में, संसद की स्वीकृति के बाद में पूर्ण होती है, इसको स्वीकृति मिलती है। यानी लगभग कितने चरणों में भाई, 7 चरणों में ये प्रक्रिया होती है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये 6 चरणों में, कितने चरणों में, 6 चरण होंगे। संसद में जो बजट प्रक्रिया है कितने चरणों से गुजरती है भाई, 6 चरणों से गुजरती है। और संसद की जब उसको 6 चरणों से गुजरने के पश्चात जब संसद उसे अपनी स्वीकृति देती है, उसके पश्चात वो क्या माना जाता है भाई, पूर्ण माना जाता है। अब देखिए 6 चरण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण। नंबर 2 पर क्या होगा, आम बहस होती है। नंबर 3 पर
विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी। उसके बाद में नंबर 4, अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे रखी जाती हैं। उसके बाद में विनियोग विधेयक रखा जाता है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अंतर्गत। और नंबर जो 6 है अंतिम प्रक्रिया, वो है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। उसके बाद में वित्त विधेयक जब पारित हो जाता है तो सरकार को वसूली का अधिकार मिल जाता है, करों की वसूली करने का अधिकार मिल जाता है। तो बजट प्रक्रिया 6 चरणों से गुजरती है। अब देखते हैं हम शॉर्ट में इनको, एक एक जो चरण है उसको देखते हैं भाई किस प्रकार से बजट जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है। नंबर 1 पर आता है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आपको पता है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत अग्रिम वर्ष का, अग्रिम वर्ष के आय व्यय जो विषयक वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको संसद में पेश किया जाता है, संसद में रखवाया जाता है। कौन रखवाया जाता है, किसके द्वारा रखवाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत अग्रिम वर्ष के जो आय व्यय का जो विषयक विवरण होते हैं, आय व्यय से जुड़े हुए जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण होगा उसको संसद में रखवाने का काम करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए रखवाते हैं, यानी यहाँ पर आप देख लें, रखवाता है कौन है भाई? राष्ट्रपति। रखेगा कौन? वित्त मंत्री। कौन रखेगा? देश का वित्त मंत्री। इसके अलावा कब रखेगा? तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे वर्तमान में 1 फरवरी को ही रखा जाता है, वर्तमान में 1 फरवरी को, वर्तमान में 1 फरवरी को ये रखा जाता है। और बजट क्या होता है भाई? भाषण होता है, बजट भाषण होगा, वित्त मंत्री का बजट भाषण होगा। बजट भाषण लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में बजट भाषण होगा, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत होने के पश्चात ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या होगा? प्रस्तुत होगा। तो इस प्रकार से पहला चरण होता है बजट का, बजट प्रस्तुतिकरण का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। यानी अग्रिम वर्ष का जो आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है वो राष्ट्रपति रखवाता है, कहाँ पर? संसद में। रखेगा कौन? देश का वित्त मंत्री। कब रखता है? फरवरी के अंतिम सप्ताह में। वर्तमान समय में प्रचलन में है कि 1 फरवरी को ही रखा जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। बजट भाषण होता है वित्त मंत्री का, लोकसभा में प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ये पहला चरण है। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है आम बहस। क्या होती है? आम बहस होती है। जाहिर सी बात है विपक्ष के द्वारा आम बहस होगी। आम बहस, आम बहस में जिस दिन बजट रखा जाता है, जिस दिन पेश किया जाता है, जिस दिन बजट क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, उस दिन कोई चर्चा नहीं होती है, उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। उसके अगले जो 3-4 दिन होते हैं, अगले 3-4 दिन इसके ऊपर ज़बरदस्त क्या होती है? बहस होती है। क्या होती है? बहस होती है। और विपक्ष के द्वारा इसकी क्या की जाती है? आलोचना।
विपक्ष द्वारा क्या की जाती है भाई, आलोचना की जाती है। विपक्ष आलोचना करेगा क्योंकि जैसा वो चाहेंगे वैसा होता नहीं है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बजट तैयार करें। तो विपक्ष के द्वारा इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। और उसके बाद में सरकार उसको, जो विभागीय समितियां हैं उसको जांच के लिए भेजती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच, विभागीय समितियों द्वारा क्या की जाती है, इसकी जांच की जाती है। विभागीय समितियों के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है आपको पता है भाई, 1993 में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी, इन्होंने 17 विभागों, के बजट से, बजट की जांच हेतु 17 विभागीय समितियों का गठन किया था। 17 विभागीय समितियों का क्या किया, गठन किया। 1993 में उदाहरण देख सकते हैं आप। 1993 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने 17 विभागों के बजट की जांच हेतु 17 विभागीय समितियों का गठन किया था कि अलग अलग विभाग में, अलग अलग विभागों के अलग अलग बजट अनुमान होते हैं भाई। तो प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर उसकी जांच करे, उसको कितना आय, कितना व्यय, उसका परीक्षण वो स्वयं ही करे। इसके लिए 17 विभाग की 17 विभागीय समितियां गठित की गई। वर्तमान समय में आपको पता है 24, वर्तमान समय में 24 विभागीय समितियों द्वारा 24 विभागीय समितियों द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है, जांच की जाती है। विभागीय समितियां हो गई, जैसे आपको पता है देश भर में बड़े भाई विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, रेल विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया। ऐसे काफी विभाग हैं भाई, अंतरिक्ष विभाग हो गया। तो ऐसे जो विभाग होते हैं, इसके लिए विभागीय समिति होती हैं और प्रत्येक विभाग की वो क्या करती हैं, अपने जो बजटीय अनुमान होते हैं उसकी जांच करती है, उसका परीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात अनुदान की मांगे, नंबर 4 पर जो पॉइंट आएगा, अनुदान की मांगे। अनुदान की मांगे तो अग्रिम वर्ष के आय व्यय का वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है उसमें अनुदान की मांगे संचित निधि पर आधारित व्यय। एक तो होता है भाई संचित निधि पर आधारित व्यय, इसको लेकर कोई मतदान नहीं होता है, इसको लेकर कोई मतदान नहीं होता है। संचित निधि पर आधारित व्यय जो होता है, इसको लेकर किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता है। और अन्य जो मांगे होती हैं, अन्य व्यय कह सकते हैं आप, अन्य व्यय, तो इसमें जो अनुदान की मांगे होती हैं उनका विभागवार, अनुदान की मांगे उनको विभागवार कहाँ रखा जाता है भाई, सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सदन में रखा जाता है। और अमूमन ये कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा को इसके लिए विशेष शक्तियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं, विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। विशेष शक्तियां
लोकसभा को प्राप्त होती हैं। अन्य वे जो अनुदान की मांगे होती हैं विभागवार सदन में प्रस्तुत की जाती है। अमूमन लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि लोकसभा में इसको लेकर क्या होती है भाई, विशेष शक्तियां मिलती हैं किसको, लोकसभा को। तो अग्रिम वर्ष के आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुदान की मांगों के अनुरूप आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। संचित निधि पर आधारित व्यय के बारे में यहाँ कोई मतदान नहीं होता है। अन्य व्यय के बारे में जो बातें होती हैं वो लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं, विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। और विपक्ष के द्वारा फिर कटौती प्रस्ताव, विपक्ष द्वारा क्या रखा जाता है, कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। विपक्ष द्वारा क्या रखे जाएंगे भाई, कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे। विपक्षी दल के द्वारा, विपक्षी कोई भी सदस्य के द्वारा क्या रखे जाते हैं, कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो बीच में हम इनको कटौती प्रस्ताव को भी समझ लेते हैं कि क्या है ये कटौती प्रस्ताव। बजटीय कटौती प्रस्ताव है। तो सबसे पहले यहाँ आप ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा रखे जाते हैं, विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा, किसी सदस्य द्वारा। और कटौती प्रस्ताव की जो स्वीकृति देता है, स्वीकृति दे रखने की या मान लीजिए अस्वीकृति दे, तो कौन देता है, पीठासीन अधिकारी। कौन देते हैं, पीठासीन अधिकारी देते हैं। पीठासीन अधिकारी के द्वारा कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। और ये कटौती प्रस्ताव अमूमन 3 रूपों में होते हैं। एक तो मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, एक होता है नीति संबंधी नीतिगत कटौती प्रस्ताव, और एक होता है तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखे जाते हैं। इनको रखने की स्वीकृति या अस्वीकृति पीठासीन अधिकारी के द्वारा दी जाती है। मितव्ययता कटौती क्या होती है कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो मांगी गई अनुदान, मांगी गई जो रकम है, इसको निश्चित मात्रा में कटौती करने का प्रस्ताव, सरकार के द्वारा मांगी गई रकम का निश्चित मात्रा में कटौती करने का क्या होता है, ये प्रस्ताव होता है। यानी किसी विभाग के लिए मान लीजिए 5,000 करोड़ मांगा गया है, तो कटौती प्रस्ताव में विपक्ष मांग रखता है कि इसके लिए 2,000 करोड़ ही काफ़ी है। तो निश्चित मात्रा में कटौती करने का जो प्रस्ताव है वो क्या है भाई, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए किसी विभाग को 1,00,000 करोड़ की जरूरत है, तो उस सरकार के द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन निश्चित मात्रा में कटौती करने का प्रस्ताव रखेगा विपक्ष, तो उसको कहेगा इसमें 50,000 करोड़ की ही आवश्यकता है। तो ऐसी बातें ध्यान रखें। मितव्ययता कटौती यानी कम से कम खर्च होना चाहिए। नीति संबंधी जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव है, इसके अंतर्गत सरकार जो विभागीय मांगे हैं उनको मात्र 1 रुपये बढ़ाकर मांग की जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है, नीति संबंधी नीतिगत कटौती का मतलब ये होता है कि सरकार जितना मांगती है उसे मात्र 1 रुपया ही मिलना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं विभागीय मांगों को 1 रुपये बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव को। सांकेतिक जो कटौती प्रस्ताव है, सरकार द्वारा जो मांगी गई रकम है उसमें 100 रुपये कम करना, 100 रुपये कम करना, ये प्रस्ताव होता है कौन सा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। की जो रकम होती है उसमें सांकेतिक रूप से 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं। ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है विपक्ष के द्वारा। तो ये होते हैं कटौती प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे भाई, जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वो हमेशा
हमेशा क्या होते हैं, अस्वीकृत होते हैं। क्या होते हैं, अस्वीकृत होते हैं। कटौती प्रस्ताव हमेशा अस्वीकृत होते हैं। अगर मान लीजिए ये स्वीकृत हो जाते हैं तो नैतिक आधार पर, स्वीकृत हो जाने पर नैतिक आधार पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि दे ही, लेकिन नैतिक आधार पर सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र या इस्तीफा देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा जो कटौती प्रस्ताव होते हैं उसमें लोकसभा, कटौती प्रस्ताव में लोकसभा कमी कर सकती है, कमी कर सकती है, वृद्धि नहीं कर सकती। कमी कर सकती है, वृद्धि नहीं। तो ये बातें भी ध्यान में रखें। कटौती प्रस्ताव में कमी की जा सकती है, कभी भी वृद्धि नहीं की जा सकती। हमेशा ये अस्वीकृत होते हैं। और मान लीजिए कि अगर स्वीकृत हो गए तो नैतिक आधार पर सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र या इस्तीफा देना पड़ेगा। ये था आपका अनुदान की मांगों पर आधारित चौथा पॉइंट। उसके बाद में पांचवा आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, इसका उल्लेख है भाई अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 114 में इसका उल्लेख है। विनियोग विधेयक की अनुदान की मांगों, जो अनुदान की मांगें होती हैं, अनुदान की मांगों को लोकसभा द्वारा चर्चा या बहस के पश्चात एक विधेयक के रूप में तैयार कर लिया जाता है। प्रत्येक विभागों से जांच होती है, उसके पश्चात अनुदान की मांगें होती हैं विभागों से, लोकसभा द्वारा चर्चा या बहस करने के बाद में एक विधेयक के रूप में उसको तैयार कर लिया जाएगा। और वो विधेयक की क्या कहलाएगा, विनियोग विधेयक कहलाएगा। विनियोग विधेयक कहलाएगा। और विनियोग विधेयक स्वीकृत होते ही, जैसे इसको लोकसभा क्या करती है भाई, स्वीकृत करती है, लोकसभा द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है, तो सरकार को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। सरकार को खर्च करने का क्या मिल जाएगा, अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें, जैसे ही जो विनियोग विधेयक है लोकसभा में स्वीकृत हो जाता है, सरकार को खर्च करने का क्या मिलता है, अधिकार मिल जाता है। और पांचवा आपका आ जाएगा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में है। और वित्त विधेयक पारित होते ही, वित्त विधेयक पारित होते ही, वित्त विधेयक जैसे ही पारित होगा, एक बड़ा रूप होता है भाई वित्त, तो ये पारित होते ही सरकार को कर वसूली का अधिकार मिल जाता है। कर वसूली का क्या मिल जाता है, अधिकार। सरकार को कर वसूली का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये लगभग 6 चरणों से गुजरता है। बजटीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम बजट पढ़ रहे हैं वो 6 चरणों से गुजरकर अंत में जाकर क्या होता है, सफल होता है। आगे हम देखें तो संसद की कार्यवाही देख लेते हैं भाई। संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही, यह आपको पता है कि ये 11 बजे से 6 PM, 11 प्रातः जो 11 बजे से लेकर 6 PM तक संसद की कार्यवाही होती है। और संसद की कार्यवाही का जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है वो संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियम, संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियम में, प्रक्रिया नियम 1951 में इसका उल्लेख किया गया है।
संसद की कार्यवाही 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। इसका उल्लेख संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। संसद की कार्यवाही के अंतर्गत सबसे पहले आता है भाई प्रश्नकाल। क्या आता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल ये अमूमन क्वेश्चन हावर के नाम से जाना जाता है। अमूमन 1 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का होता है। और ये 1 घंटे का होता है 11 से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। और सदस्यों द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों को क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी मंत्री के द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जबकि सदस्यों के द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल नाम है, 1 घंटे का होता है, 11 से लेकर 12 बजे तक सदस्यों के द्वारा मंत्रियों को क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसके ऊपर तारा अंकित होता है। एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्पकालीन सूचना वाले प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा मंत्रियों को। तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? जिनके ऊपर तारा अंकित होता है। जिनके ऊपर क्या होता है भाई? तारा अंकित होता है, स्टार बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न होते हैं ज़्यादातर मौखिक होते हैं, और इनके जवाब भी क्या होते हैं? फिर मौखिक जवाब भी मौखिक ही होते हैं। और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे तारांकित प्रश्न क्या होता है? जिसके ऊपर तारांकित होता है, मौखिक ही पूछे जाते हैं सदस्यों द्वारा, और जवाब भी जो देते हैं वो मौखिक ही देते हैं, और ज़्यादातर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। जवाब भी क्या होता है? जवाब भी लिखित रूप में ही होता है। और इसके अलावा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और तीसरा जो है वो है अल्पकालीन सूचना वाले प्रश्न। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। 10 दिन से कम अवधि, 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न, ज़्यादा पुराने प्रश्न नहीं होने चाहिए। 10 दिन से कम अवधि वाले क्या होने चाहिए? प्रश्न होने चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पूछे जाते हैं। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न होते हैं मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पूछे जाते हैं। और जो अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति से अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नकाल की घटना ये है। और विशेष बात ये ध्यान रखेंगे कि सदस्यों के द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक बात और, कोई भी सदस्य या सांसद मान लीजिए पूर्व सूचना देकर किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से सूचना देनी होती है। ये आपका प्रश्नकाल है 1 घंटे का। उसके बाद में दूसरा संसद की कार्रवाई के अंतर्गत दूसरा आता है शून्यकाल। शून्यकाल 0 आवर जिसको कहा जाता है। शून्यकाल जो इसका उल्लेख है ये लगभग 12 बजे होता है। कितने? 12 बजे। और इसकी जो अवधि है वो निर्धारित भी नहीं है भाई, अवधि निर्धारित नहीं है। ज़्यादातर भारत में इसका प्रचलन है शून्यकाल का। 1962 में मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है, मीडिया द्वारा इसका प्रचलन हुआ, दिया गया शब्द शून्यकाल 12 बजे का। और संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियम 1951 में इसका उल्लेख नहीं है, अमूमन 12 बजे होता है। इसकी अवधि निर्धारित नहीं होती है। कई बार
जो सदस्य हैं बिना किसी सूचना के ही मंत्रियों से प्रश्न पूछ लेते हैं, बिना किसी सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछ लेते हैं और उसके ऊपर मंत्री कोई जवाब नहीं देता है तो संसद में क्या होता है भाई, सदन में हंगामा होता है और हंगामा होने के पश्चात क्या कर दी जाती है, उसको सदन को स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो एक बार 1999 के पश्चात जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे पी ए संगमा, उन्होंने एक परंपरा बनाई कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो लगभग 10:30 बजे सचिवालय को क्या करें, सूचित करें, सचिवालय को क्या करें, सूचित करें कि प्रश्न पूछना चाहते हैं। और उसके पश्चात सचिवालय को सूचित करने के पश्चात लॉटरी के द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के द्वारा लॉटरी में जिन सदस्यों का नाम आता है उन सदस्यों को ही 20%, कम से कम अधिक से अधिक कह सकते हैं आप 20% पूछे जाने का अधिकार मिलता है। तो यह आपका शून्यकाल, कोई विशेष बातें नहीं है। और एक तीसरा आता है प्रस्ताव काल, कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं इसमें, प्रस्ताव काल, इसमें अमूमन क्या रखे जाते हैं, कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं। कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं और प्रस्ताव काल में 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। मूल प्रस्ताव, क्या होता है, मूल प्रस्ताव। इसके अलावा एक होता है स्थानापन्न प्रस्ताव और एक होता है पूरक प्रस्ताव। तो प्रस्ताव काल में मुख्य रूप से ये लगभग वही 2 बजे से 6 बजे तक प्रस्ताव काल ही होता है। प्रस्ताव रखे जाते हैं, कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं। पहला आता है मूल प्रस्ताव। तो मूल प्रस्तावों के अंतर्गत ध्यान रखें, इसमें अति जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव होते हैं वो रखे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रस्ताव रखे जाएंगे। जो CAG के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, CAG को हटाना, ऐसे प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो मूल प्रस्ताव में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाते हैं। 2 बजे से 6 बजे तक जो प्रस्ताव काल होता है, कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं। उसमें पहला मूल प्रस्ताव, दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव। और इसके अंतर्गत क्या होता है, मूल प्रस्ताव के स्थान पर अन्य प्रस्ताव रखा जाना, स्थानापन्न हो गया। दूसरा प्रस्ताव रख दिया जाता है, स्थानापन्न हो गया। पूरक प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में संशोधन करके अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो क्या कहलाता है, पूरक प्रस्ताव कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ये तीनों कालों के बारे में आप ध्यान में रखें। संसद की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से 6 बजे तक, इसका उल्लेख संसदीय कार्रवाई प्रक्रिया नियम 1951 में किया गया है। प्रश्नकाल पहला 1 घंटे का होता है। 11 बजे से 12 बजे तक सदस्यों के द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न, जिनके ऊपर तारांकित होता है, ज़्यादातर मौखिक होते हैं ये प्रश्न, जवाब भी मौखिक दिया जाता है और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न के बाद में अतारांकित प्रश्न आता है। प्रश्न लिखित होते हैं, जवाब भी लिखित होते हैं और इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्पकालीन सूचना वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न हो, वही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं और अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। शून्यकाल में क्या होता है, 12 बजे होता है, अवधि कोई निर्धारित नहीं है और इसका उल्लेख संसदीय कार्रवाई प्रक्रिया नियम 1951 में भी नहीं है। भारत में प्रचलित है, 1962 में मीडिया के द्वारा दिया गया एक प्रमुख शब्द है। और आपको पता है शून्यकाल में बिना किसी सूचना के सदस्यों द्वारा मंत्रियों को अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो हंगामा होता है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है।
इससे बचने के लिए 1993 में लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा ने एक परंपरा निर्धारित कर दी कि अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है तो 10:30 बजे सचिवालय को सूचित करें और उसके पश्चात कुछ नाम दिए जाते हैं। जो प्रश्न पूछने वाले सदस्य होते हैं उनके लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में जिन सदस्यों के नाम आते हैं वही सदस्य केवल 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रस्ताव काल होता है तीसरा, कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं 2 बजे से 6 बजे तक। मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव ये आपके सामने हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ज़्यादातर थोड़ी कठिन बातें हैं भाई मेरे ख्याल से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा विषय जो संसदीय प्रक्रिया है इसका काफ़ी जटिल है। मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे चीज़ें गहनता से समझ में आएंगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए हम अपने विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।